नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मृत्यु योग। और ये कॉमिक्स जो है काल कुंडली का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग काल कुंडली कॉमिक्स को नहीं पढ़ा है, वो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करें। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भोकाल कॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इसके पहले भाग काल कुंडली को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, संकट और परिस्थितियां अच्छे अच्छों को नाको चने चबवा देती है, बड़े बड़े वीरों और महाबलियों के छक्के छुड़ा देती है, उन्हें घुटने टेकने के लिए विवश कर देती है। भोकाल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। परिस्थितियों ने उसे भी मौत के सामने घुटने टेकने को विवश कर दिया है, क्योंकि मौत ठीक उसके सिर पर है और उसके शरीर का प्रत्येक अंग शिकारा के शिकंजों में कैद है। लेकिन अभी भी मुक्त थी उसकी सभी इंद्रियां, मुक्त था उसका मस्तिष्क और मुक्त थी उसके सोचने समझने की शक्ति। और जिसकी सभी इंद्रियां, मस्तिष्क और सोचने समझने की शक्ति मुक्त हो, उसका सारा शरीर कैद भी हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात अभी भोकाल को सिद्ध करनी थी। मस्तिष्क और इंद्रियों का लोहा मनवाना अभी बाकी था, और बाकी था अपना जीवन बचाना। परहर्रा, संयोग से परहर्रा मेरे सामने है, लेकिन उसकी शक्तियां तभी सक्रिय होती हैं जब वो मस्तक पर धारण किया हो। परंतु मेरे तो हाथ कैद हैं, मैं उसे मस्तक पर कैसे धारण कर पाऊंगा? मुझे एक प्रयास तो करना ही होगा। मृत्यु रूपी वो चट्टान मुझ तक पहुंचे उससे पहले ही। अपना जीवन बचाने के अंतिम प्रयास के रूप में भोकाल के पांव परहर्रा तक पहुंचे। परहर्रा को पकड़ में लिया और ऊपर की तरफ उछाल दिया। अब परहर्रा को धारण करने का भोकाल के पास एक अवसर था, और वो अवसर वो किसी भी दशा में गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने वो अवसर गंवा दिया तो उसे अपना जीवन भी गंवाना पड़ेगा। परहर्रा भोकाल के सिर पर पहुंच चुका था। अब भला उसके जीवन को लीलने आई वो मौत उस तक कहां पहुंच पाती? जिस वेग से वो चट्टान नीचे आई थी, उससे सैकड़ों गुना अधिक वेग से ऊपर गई। ओह, इस चट्टान को गड्ढे के अंदर से किसने इतनी तेजी से उठाकर ऊपर फेंका? सब जान जाएगा। पहले जरा नीचे तो आ। परहरा से बने हाथों ने शिकारा को नीचे ही खींच लिया। भोकाल के सामने यहां दिखा शिकारा अपने शिकार करने के जौहर और अपने शिकार करने वाले यंत्रों का कमाल। इतनी छोटी सी जगह पर मैं शिकार करने के लिए अपने यंत्रों का प्रयोग नहीं करता, बल्कि प्रयोग करता हूं उस दुर्गंध का, जिसे बड़े से बड़ा और शक्तिशाली जानवर सहन नहीं कर सकता। कच, उफ, तेरे बस की बात नहीं इस दुर्गंध को सहन करना। शिकारा का कहना सही है। ये असहनीय दुर्गंध वास्तव में बहुत ही भयंकर है, मेरे मस्तिष्क को फाड़े डाल रही है। ओह, इस दुर्गंध का सबसे बड़ा लाभ ये है कि शिकार का मस्तिष्क इसी दुर्गंध से बचने के बारे में ही सोचता रहता है। इसी बीच मुझे उसका शिकार करने का अवसर मिल जाता है। शिकार चाहकर भी बच नहीं पाता। इस भीषण दुर्गंध से बचने के लिए मुझे शुद्ध वायु की आवश्यकता है, और वो वायु मुझे इस गड्ढे के बाहर से मिलेगी, परहरा की सहायता से, जिसे हासिल करना मेरे लिए कठिन नहीं है। परहरा की सहायता से भोकाल दुर्गंध से बचने का प्रबंध कर चुका था। अब उसे शिकारा का प्रबंध करना था। धाड़, और इसके लिए काफी थे उसके हाथ, पांव, धड़ाक, आह, और वारों में विद्यमान शक्तिशाली मारक क्षमता। धड़, आह, अच्छा शिकारी, अच्छा लड़ाका साबित नहीं हुआ। शिकारा को धराशायी करके भोकाल शीघ्र ही बाहर आया।
शिकारा जैसे दुर्दांत शिकारी का बाहर रहना वन्य प्राणियों के लिए ही नहीं मनुष्य के लिए भी हानिकारक है, इसलिए उसको सदा के लिए इसी गड्ढे में दफन कर देना ही उचित है। भोकाल शिकारा से जंग जीत कर वापस लौट चला, लेकिन इस जंग में उसे अपनी सबसे कीमती वस्तु अपने पंखों की आहुति चढ़ानी पड़ी थी। भोकाल को इसका दुख था, लेकिन कोई खुशी से फूला नहीं समा रहा था। जिसे सारा विश्व महाबली के नाम से पुकारता है, वो अपने पंख नुचवा कर आया है, या यूं कहें कि विकलांग होकर आया है तो अतिशयोक्ति ना होगी। अब क्या होगा विकासनगर का? विकलांग भोकाल कैसे रक्षा कर पाएगा उसकी? कालकुंडली के उस उपहास का भोकाल ने बड़ी नरमी और संयम से उत्तर दिया। सही कहा आपने मान्यवर, सचमुच पंखों के बिना परिलोक का परा भोकाल विकलांग हो गया है, लेकिन पंखों की आवश्यकता परे भोकाल को है। विकासनगर का रक्षक मनुष्य भोकाल तो महागुरु की कृपा से अभी भी सही सलामत है, और मनुष्य को परों की नहीं हाथ पैरों की आवश्यकता होती है। और जब जब ये भोकाल सही सलामत है, तब तक विकासनगर की मिट्टी का कण कण सुरक्षित है। फिर भोकाल रानी मोहिनी की तरफ पलटा। अब मुझे आज्ञा दे महारानी, मैं कुछ समय विश्राम करना चाहता हूँ। मुझे दुख है, कालकुंडली के भूतकाल को जानने के जिस अभियान पर मैं निकला था, पंख टूटने के कारण उसे बीच में ही छोड़कर मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन मैं इसके बारे में जानकर रहूँगा। अब तो ये और भी अधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि मेरे साथ एकाएक जो घटनाएं पिछले दिनों से घट रही है, हो सकते हैं उनका संबंध कालकुंडली से हो। तुझको सचमुच कुछ समय के आराम की आवश्यकता है भोकाल, क्योंकि शीघ्र ही तेरी कुंडली में मेरे द्वारा लिखा अपमान योग आरंभ होने वाला है, और मेरी कुंडली में शुरू होने वाला है राजयोग। षड्यंत्र का एक बड़ा महल खड़ा करने जा रहा था कालकुंडली, जिसके नींवों को वो धीरे धीरे मजबूत कर रहा था। तुम्हारे सभी दुख दर्द कट गए समझो। मैंने तुम्हारी कुंडली में सुख संपन्न योग डाल दिया है। अपना नाम दरिद्र से बदलकर धनी राम रख लो। मैंने तुम्हारी कुंडली में 7 पुश्तों से चल रहे दरिद्र योग को मिटा दिया है। लिखने वाले ने तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा मित्र, परंतु पृथ्वी का ये विधाता उस विधाता के लिखे को मिटाता है और तुम्हारे भाग्य में 100 संतानों का सुख लिखता है। बोलो पृथ्वी के विधाता की जय। षड्यंत्र के महल की नींव तेजी से ऊपर उठती जा रही थी और उसमें घिरता जा रहा था भोकाल। दक्षिण दिशा के पड़ोसी राज्य नौगढ़ का राजा अपनी विशाल सेना के साथ विकासनगर पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। अपनी सेना को संगठित करके उसे रोकने का प्रबंध करो महाबली। जो आज्ञा महारानी जी, मैं सेना के साथ आज ही सीमा की तरफ कूच कर देता हूँ। शत्रुओं के दांत खट्टे करने के लिए सीमा पर जाने की आवश्यकता नहीं है महारानी। ये काम तो मैं यहाँ बैठे बैठे ही कर सकता हूँ, नौगढ़ के राजा के कुंडली में पराजय योग डालकर। इतना कहकर सुनने में कहीं ताकने लगा कालकुंडली और कुछ देर बाद मुस्कुराकर बोला, मैंने अपना कार्य कर दिया है और ये नौगढ़ के राजा का दुर्भाग्य है कि अपनी सेना के साथ वो इस समय दक्षिण के पहाड़ी दर्रे के बीच से गुजर रहा है। वही दर्रा नौगढ़ की सेना के नाश का कारण बनेगा, क्योंकि मैंने उनके भाग्य में पराजय के साथ साथ दुर्घटना योग भी लिख दिया है। कड़ाक बूम कर। विकासनगर की तरफ बढ़ते नौगढ़ के सैनिक अब वापस लौट जाने में ही अपनी भलाई समझेंगे। भागो। नौगढ़ की सेना के साथ वैसा ही हुआ था जैसा कालकुंडली ने बताया था, और वो खबर जब विकासनगर के राज दरबार में पहुंची तो हतप्रभ रानी मोहिनी के मुख से निकल ही पड़े वे शब्द, वाह मान्यवर कालकुंडली वाह। जिस कार्य को करने के लिए भोकाल कई माह लगा देता, उसे आपने चुटकियों में कर दिया। आप महान हैं। महान कालकुंडली की जय। रानी मोहिनी भी कुछ क्षणों के लिए भोकाल को भूल गई थी। ये कालकुंडली की जीत नहीं थी तो क्या था? जो अपमान योग मैंने तेरे भाग्य में लिखा है, ये तो उसका आरंभ है भोकाल। जो परवान चढ़ेगा तब
जब मैं तुझे गुरुदेव योगेश्वर के चरणों में झुका दूंगा, और समाप्त होगा तब जब मैं तेरे भाग्य में मृत्यु योग लिखकर तेरा जीवन समाप्त कर दूंगा। प्रातःकाल। क्या हुआ महारानी जी? हमारे उदर में एकाएक भयंकर पीड़ा होने लगी है। तुरंत वैद्य को बुलवाओ। इधर दासी वैद्य को बुलाने भागी और इधर असहनीय पीड़ा से तड़पती रानी मोहिनी अपना संतुलन ना बनाए रख पाई और धड़ाम से परकट्टे से नीचे आ गिरी। धड़क। वैद्यों का हुजूम लग गया था। रानी मोहिनी के इर्द गिर्द और सभी की एक ही राय थी। महारानी को होश में आने में काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि गिरने से इनके मस्तिष्क पर गहरी चोट लगी है, जिससे इनका मस्तिष्क गहन बेहोशी की अवस्था में जा पहुंचा है। ये तो होना ही था। आखिर मैंने रानी के कुंडली में फेरबदल करके उसमें मानसिक अल्प विराम योग जो लिख दिया था, और यही मेरे अभियान का अंतिम चरण है, क्योंकि रानी के गहन बेहोशी में पहुंचने के बाद ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि महारानी की अनुपस्थिति में राज्य के कार्यवाहक शासक की बागडोर किसके हाथों में सौंपी जाए। उत्तर सीधा सा है, कार्यवाहक शासक के रूप में ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाए जो राज्य और प्रजा के हितों की रक्षा कर सके। ऐसा व्यक्ति तो राज्य में एक ही है, महाबली भोकाल। नहीं, भोकाल नहीं, मान्यवर काल कुंडली। आपने एकदम उचित व्यक्ति का प्रस्ताव रखा है महामंत्री जी। हम आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। हम भी। काल कुंडली के भाग्य में लिखे राजयोग का ही चमत्कार था ये कि हर कोई एक ही स्वर में उसके पक्ष में बोल रहा था, भोकाल को छोड़कर। नहीं, कार्यवाहक शासक के रूप में काल कुंडली का चुनाव सर्वथा अनुचित है, लेकिन जब राज्य का बच्चा काल कुंडली का पक्षधर था तो अकेला भोकाल भला क्या कर लेता। फलस्वरूप कार्यवाहक राजा काल कुंडली की जय। कार्यवाहक शासक बनाकर उसे सौंप दिया गया विकासनगर का वो राज सिंहासन, जिसके मान सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए वचनबद्ध था भोकाल। कहिए महाराज, कैसे याद किया मुझे? एक अति महत्वपूर्ण कार्य सौंपने के लिए हमने तुम्हें बुलाया है भोकाल। तुम्हें इसी समय राज्य के वन में स्थित महायोगी ऋषि योगेश्वर के आश्रम में जाना है और उन्हें ससम्मान राज दरबार में लाना है। क्षमा करें महाराज, आप इस कार्य के लिए किसी और को भेज दीजिए। ऋषि योगेश्वर मुझे अपना शत्रु समझते हैं, वे मेरे साथ कदापि नहीं आएंगे। ऋषि योगेश्वर को लेने तो तुम ही जाओगे भोकाल, और वे तुम्हारे साथ आएंगे भी। बस उनके लिए तुम्हें थोड़े से यत्न करने होंगे। आश्रम की परिधि के बाहर रथ को रोककर तुम आश्रम तक का रास्ता अपनी छाती के बल चलकर तय करोगे और ऋषि योगेश्वर के सामने साष्टांग होकर उनके चरण पकड़ोगे और उनसे यहाँ आने का निवेदन करोगे। हमें पूरा विश्वास है कि इस तरह किया गया तुम्हारा निवेदन वे नहीं ठुकराएंगे और तुम्हारे साथ आने को सहर्ष तैयार हो जाएंगे। काल कुंडली की बात सुनकर स्तब्ध रह गया भोकाल, जबकि अभी भी धूर्तता से मुस्कुरा रहा था काल कुंडली। क्या हुआ भोकाल, सोच में क्यों डूब गए? क्या तुम्हें हमारा विकासनगर के महाराज का आदेश मानने में कोई संकोच है? नहीं, राज सिंहासन के प्रति वफादार भोकाल के कर्ण से मात्र एक ही शब्द निकला और फिर वो राज दरबार से निकलता चला गया। तुझे इतना अपमानित करके मृत्यु के पास पहुंचाऊंगा कि तेरी आत्मा फिर कभी मनुष्य का जन्म लेने से भी घबराएगी। यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी जिसमें गुरु योगेश्वर को दूंगा। भोकाल को अपमानित करके अपने गुरु को गुरुदक्षिणा देने की कालकुंडली की योजना 100% सफल हो रही थी। महाबली भोकाल छाती के बल रेंग रहा था और आश्रम में पहुंचकर ऋषि योगेश्वर के कदमों में गिरा वो निवेदन कर रहा था, आपको महाराज कालकुंडली ने राजमहल में बुलाया है ऋषिवर। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।